हेलो बच्चों, होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक 10th क्लास का एक इजी और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। कोई भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग कोई भी चीज़ हो, उसी वह इन्वायरमेंट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है और ये खेल रहा है, मतलब ओपन फील्ड में खेल रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या आएगा? बॉल आएगा, बैट आएगा और हवा आएगा, वाटर, अगर ये नदी के किनारे है तो वाटर आएगा, इटीसी। तो ये यह उस लड़के के चारों तरफ जो भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट उसका हो जाएगा। उसी तरह से जब हम यहाँ पे शुरू करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ वी हियर अबाउट द वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड एज ए टेलीविजन इन न्यूज़पेपर एंड मेनी पीपल अराउंड अस। मतलब इन्वायरमेंट का हम बहुत वर्ड है इन्वायरमेंट जो हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में सुनते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, और जो भी आसपास के लोग हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। Our elders tell that environment is not what it used to be earlier. Others say that we work in healthy environment. जैसे यहाँ पे ये लाइन का कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, अगर हम एक रूम में बैठे हैं तो हमारे तरफ हमारे अगल बगल जो भी चीज़ है वो उस इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है और सब्जेक्टिव के लिए कि इन्वायरमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि कोई भी अब हमारा सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब इन्वायरमेंट में ही आता है। अब हम लोग आगे तो बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम के। तो जब देखिए, जैसे कोई एक, अगर सबसे पहले जानेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम यहाँ पे आंसर दिया है ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट with each other to maintain a balance in nature। इकोसिस्टम कह सकते हैं कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है अब अगल बगल का उसका सराउंडिंग से, वाटर से, एयर से, ताकि वो नेचर में बैलेंस ला सके, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि इकोसिस्टम क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आंसर उसका दे सकते हैं 2 लाइन का। All the interaction organism in area together with non-living constitute of the environment form ecosystem। वहीं बात हुआ, यहाँ पे लिखा है कि इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म का लिविंग और नॉन लिविंग से, ये इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। Thus ecosystem consists biotic component comprising living organism or abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall and soil material। यही इसमें कहा गया है कि इकोसिस्टम जब इंट्रैक्शन होगा किसी भी चीज़ का, तो वो लिविंग से भी हो सकता है, नॉन लिविंग से भी हो सकता है। जैसे लिविंग में हो गया, लिविंग आप लोग जानते ही होंगे कि लिविंग को ही बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। तो जब इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा तो उसको बायोटिक कहेंगे, और जैसे नॉन लिविंग से, जैसे रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, अगर इससे होगा तो उसको नॉन लिविंग कहेंगे और अबायोटिक फैक्टर कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के व्यू से, एक बार लेकिन पढ़ लीजिएगा एग्जांपल। जैसे इसमें हो गया इकोसिस्टम के बारे में दिया है। इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं सिस्टम। जैसे इकोसिस्टम एक नेचुरल हो गया और एक हो गया मैन मेड हो गया। तो जो इकोसिस्टम नेचर, जैसे हो गया एयर इस वन हो गया नेचुरल, और मैन मेड हो गया, जैसे हो गया गार्डन, क्रॉप फील्ड, यहाँ पे देखिए क्रॉप फील्ड, गार्डन, और ये सब हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो ये लाइन आप लोग नोट कर सकते हैं एनसीईआरटी में अपने बुक में कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द टू नेम द इकोसिस्टम विच मेड बाय ह्यूमन। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं गार्डन और क्रॉप फील्ड है जो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। अब यहाँ पर से दिया है इकोसिस्टम, जैसे कोई भी इकोसिस्टम है,
इकोसिस्टम, तो उसमें हम लोग बांटते हैं कैटेगरी वाइज, जो खाना बना रहा है, जो खा रहा है, और अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बी सीन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म हैज ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कोई सब प्लांट हो गया, सारे प्लांट मेजोरिटी ऑफ प्लांट खाना बनाते हैं जो ग्रीन होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ग्रीन प्लांट हो गए प्रोड्यूसर में, क्योंकि ये बनाते हैं खाना इन द सेंस ये बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट बनाएगा, प्लांट कैटेगरी आता है प्रोड्यूसर के अंदर में, और प्रोड्यूसर हो गया जो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है फोटोसिंथेसिस से। और कंज्यूमर कौन हो गया, जैसे एनिमल आ गया। एनिमल कौन से कैटेगरी में रखेंगे, कंज्यूमर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करता है। और डिकम्पोजर हो गया, जैसे कोई भी फिश, जैसे प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर को जो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, उसी को डिकम्पोजर कहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि डिकम्पोजर वह ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, मैनर विच अटेंड द सब्सटेंस फॉर्म द लेटेस्ट रिकॉल which organism can make organic like sugar, organic में sugar and starch from inorganic substance using radiation energy and sun and in the presence of chlorophyll। तो ये किसके बारे में कह रहा है, ये प्लांट के बारे में कह रहा है कि प्लांट है जो सनलाइट के हेल्प से इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर या शुगर में ट्रांसफ़र कर बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर के अंदर आ गया प्लांट। और एग्जाम्पल भी दिया है, ऑल द ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद खाना बनाते हैं, फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो यही हुआ, प्रोड्यूसर के अंदर में प्लांट और बहुत सारे कुछ कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर substances, these organisms which consume the food directly or indirectly from the producer by feeding other organism। देखिए यहाँ पे इसका कहना है, इस लाइन का मतलब है, इस पैराग्राफ का मतलब है, ये कंज्यूमर के बारे में बता रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर कौन है, जो डायरेक्टली या तो डायरेक्ट प्लांट को पर डिपेंड करे और या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करे। जैसे डायरेक्टली में कौन हो गया, हर्बीवोरस, जो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करेगा तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर हो गया। और जैसे लाइन हो गया, ये जैसे ये डायरेक्ट तो प्लांट नहीं खाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसका खाना है डियर, ये हिरन है, तो ये लेकिन हिरन है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट पे। तो लाइन तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं किया प्लांट पे, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड किया डियर पे, क्योंकि लाइन का खाना कौन है, डियर। तो यहाँ पे यही है कि लाइन भी कंज्यूमर है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंज्यूमर है प्लांट का। ये पैराग्राफ यही हमें बताता है कंज्यूमर के बारे में। और आगे बढ़ेंगे तो ये है, इसमें बताया गया है कि डिकम्पोजर्स के बारे में। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया है कि जैसे हम लोग एक्वेरियम में हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो मछली ये सब प्लांट ये सब मर जाते हैं। तो मरने के बाद क्या होता है, तो मरने के बाद डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, प्लांट या एनिमल, सब तो ऑर्गेनिक कहीं से बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर ही रहता है। तो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में
चेंज कौन करता है? ये करता है डिकम्पोजर्स। वही यहाँ पे बताया गया है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजर which the microorganism comprising bacteria fungi break down the dead animal remains and waste product of organism. These microorganisms are decomposers. वही बात है कि डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म हुए जो ऑर्गेनिक मैटर यानी या कह सकते हैं हम लोग प्लांट या एनिमल को तोड़ते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। यहाँ पे फिर एक सवाल है, क्वेश्चन है थिंकिंग बेस कि क्या होगा अगर जो गार्बेज है यानी कि जो भी है अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहा तो क्या होगा? उस गार्बेज को टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यहाँ पे आंसर होगा कि टूटेगा, लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में टूटेगा। इसीलिए डिकम्पोजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को दिया है फूड चेन और फूड वेब के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड चेन क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? डियर खाएगा या गोट खाएगा, जो भी गोट खाएगा, या कोई भी हर्बीवोरस खाएगा। हर्बीवोरस कौन खाएगा? कार्निवोरस खाएगा। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, अगर हम सिंगल यहाँ पे देखें तो ये एक फूड चेन हो गया। उसी तरह से घास है, घास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, और सांप को खाया ईगल। ये सब यहाँ पे एक हो गया, ये फूड चेन हो गया, एक सिंगल फूड चेन हो गया, ये दूसरा फूड चेन हो गया। यहाँ पे वहीं, और ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक, ये तीसरा फूड चेन हो गया। फूड चेन इन एक्टिविटी यहाँ पे दिया है 13.4, और यहाँ पे एग्जांपल है ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म एट ट्रॉपिकल लेवल। जैसे ये देखिए ट्रॉपिकल लेवल हो गया, जैसे ये प्रोड्यूसर हो गया, ये जैसे प्लांट है, तो इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा कंज्यूमर में कौन हो गया? डियर को कौन खाएगा? डियर को खाएगा लायन। तो ये एक फूड चेन हो गया, और एक ट्रॉपिकल लेवल हो गया। जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल लेवल में सबसे नीचे आएगा प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, इसका ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और यहाँ पे ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। लेवल ऑफ ट्रॉपिकल लेवल, द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर आर एट फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। इसे हम लोग मैंने बताया कि जो सबसे पहले कौन रहेगा? जो खाना बनाएगा भाई वही रहेगा ना। जैसे प्लांट है, प्लांट खाना बनाया तो सबसे पहले कौन रहेगा? सबसे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में प्लांट रहेगा। इसलिए कहता है जो भी ऑटोट्रॉफ्स जो खाना बनाता है वो, और जो खाना बनाएगा वो प्रोड्यूसर होगा, वो कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे रहेगा। और आगे, और मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर, वहीं आगे कंज्यूमर रहेगा, और सेकेंड लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा, सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, सबसे लास्ट में रहेगा टर्शियरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मैंने बताया, कम एट द सेकेंड स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड द थर्ड लार्ज कार्निवोर और टर्शियरी कंज्यूमर, एंड द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। इन 30.2 में आपको ये दिया हुआ है। वी नो डैट द फूड बी ईट एक्ट एज फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जैसे हम लोग खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए हम लोग खाते हैं ताकि उससे एनर्जी मिल सके और हम अपना काम कर सकें। दस द इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। जैसे यहाँ पे देखिए खाना कौन बनाया? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट बनाया, यहाँ से इसको कौन खाया है? प्राइमरी कंज्यूमर मतलब डियर, ये सब खाया। तो यहाँ पे जो खाना खाया है समझिए तो इनडायरेक्टली तो एनर्जी का ही फ्लो हो रहा है ना। एनर्जी फ्लो हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया, सेकेंडरी फिर गया टर्शियरी में खाया, यानी कि जो इनडायरेक्टली जो खाना खा रहा है वो तो एनर्जी के लिए ही खा रहा है, यानी कि एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रहा है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में। तो यहाँ पे वहीं लिखा है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, यही समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द
एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्वेश्चन सवाल आ सकता है कि कितना % एनर्जी ग्रीन प्लांट कैप्चर करता है। तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा कि 1% एनर्जी है जो ग्रीन प्लांट इंसिडेंट का कैप्चर करता है और उसको ही एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और देखिए यहाँ पे और जब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो भी जैसे प्लांट अगर 100 जूल बनाया एनर्जी तो इसका 10% ये आगे जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 100 जूल का 10% मतलब 10 जूल ही जाएगा और उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर में होगा तो इसका 10% मतलब 1 जूल एनर्जी जाएगा। इसी तरह से टर्शियरी में 0.1 जूल जाएगा एनर्जी। तो इसी को कहते हैं 10% लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में पूरा एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ ओनली ऑन 10% का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा में लिखा भी है कि तीसरा पॉइंट में कि देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेज टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कंज्यूमर। वही है कि हर एक स्टेप में जैसे ये प्लांट है जो अगर 100% बनाया तो उसका आगे 10% ट्रांसफ़र होगा, सब्सिक्वेंटली अगला में भी 10% होगा और उसका ही जो यहाँ पे रेस्ट है उसका 10% यहाँ होगा। इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग ने ये लिया, एक मिनट से लेट से प्लांट है जो बनाया प्रोड्यूसर मतलब प्लांट ये बनाया 1000 जूल एनर्जी बनाया अपना सोलर रेडिएशन से, बनाया फूड ऑर्गेनिक मैटर 1000 जूल बनाया। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1000 का 10% मतलब जाएगा 100 जूल एनर्जी। ये प्राइमरी यानी कि जो भी प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि हर्बीवोरस उसको मिलेगा 100 जूल एनर्जी। और जब प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर तो उसको मिलेगा इसका 10% मतलब 10 जूल। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी खाएगा तो मिलेगा 1 जूल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर के पास तो बहुत सारा एनर्जी बनाता है लेकिन जो टर्शियरी में जाते जाते हो जाता है बहुत कम। इसी कारण से एक और सवाल आता है कि पूछता है कि टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर क्यों नहीं होता है। इसका कारण यही है कि आगे सब्सिक्वेंटली में जाते जाते एनर्जी बहुत कम ही बचता है। और जैसे मतलब अगर 1 जूल है, अगर क्वाटरनरी रहेगा तो 0.1 जूल इसको मिलेगा। तो सोचिए कितना हो गया, प्रोड्यूसर में आ रहा है 1000 जूल, क्वाटरनरी में जाके हो रहा है 0.1 जूल, तो बहुत कम हो गया। इसी कारण से अगर क्वाटरनरी को जो कंज्यूमर रहेगा उसको अपना फुलफिल करने के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, लेकिन उतना तो है नहीं ये, तो एट द एंडली ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टर्शियरी तक ही होता है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। सिंस सो लिटिल अमाउंट ऑफ लेवल टू द नेक्स्ट कंज्यूमर ऑफ द फूड चेन जनरली कंसिस्ट ओनली 3 और 4 स्टेप। यहाँ पे देखिए यहीं पे लिखा हुआ है 4 मतलब मिनिमम 4 होगा, नहीं तो जनरली 3 ही होता है। द लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच स्टेप इज सो ग्रेटर द वेरी अनयूजुअल एनर्जी रिमेन्स एंड 4 टॉपिकल लेवल। मतलब इसका कहने का मतलब अगर बना तो बना 4 तक ही बनेगा, 5th में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत कम जाएगा वहाँ पे 4th में। यहाँ पे वही है देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे इसका कहना है कि जैसे देखिए जैसे एक प्लांट का जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है कंपेयर टू टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि एनर्जी जब हर ट्रॉपिकल लेवल में ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एनर्जी घटते जाएगा। इसी कारण से टर्शियरी को बहुत कम एनर्जी मिल पाता है, इसी कारण से इसका पॉपुलेशन बहुत कम होता है। इसका हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे कोई एरिया में है, जैसे कोई भी रेन फॉरेस्ट ले लीजिए या कोई फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट का संख्या ज़्यादा होता है कंपेयर टू इसके ये प्लांट का संख्या ज़्यादा होगा, इसका कंज्यूमर जो हो गया जैसे डियर का संख्या इससे कम रहेगा। और जो इसको खाता है लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इसका संख्या कंपेरेटिवली इससे और कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि ये 10% लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि एनर्जी इससे कम इसमें जाएगा, फिर इससे कम फिर इसमें जाएगा, और सब्सिक्वेंटली आगे और कम होते चला जाता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फूड चेन के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है फूड चेन में। जैसे देखिए, ये फूड चेन और फूड वेब में यही अंतर है बाबू कि एक जैसे एक फूड चेन हो गया ये, 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 और जब ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेगा उसी को बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये प्लांट है, इसको खाया, कीड़ा भी खाया, इसको उसको बिच्छू खा गया, फिर फिश खा गया, और ये इसको फिश को खाया, ये बर्ड है खाया, और बर्ड है जो मेढक को भी खा रहा है, और मेढक है जो घास खा रहा है लेट से। और देखिए, मेढक को और कौन खा रहा है? सांप भी खा रहा है, और सांप को देखिए मोर भी खा रहा है। तो ये क्या हुआ? एक फूड चेन ये हुआ, एक फूड चेन ये हुआ, एक फूड चेन ये हुआ, और एक फूड चेन ये हुआ। लेकिन यहाँ पे आते आते ये वाला और ये वाला इंटरेक्ट कर रहा है, तो फूड वेब होता है इंटरेक्शन ऑफ टू फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। याद भी रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन कि फूड वेब और फूड चेन में अंतर क्या है, इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव में। फॉर एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। द फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिट डायरेक्शनल। हाँ, ये भी सवाल आ सकता है, ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिट डायरेक्शन में होता है। एनर्जी ऐसा नहीं है कि इधर से इधर आएगा, नहीं। बाद में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हर अथी का एक पिरामिड होता है। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, और जो बायोमास का है, ये आगे पढ़िएगा, ये भी 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोमास ये टेरेस्टेरियल, जो ज़मीन वाला हो गया लैंड, और वाटर में हमें अलग अलग होता है। जैसे देखिए, आप देख भी सकते हैं कि वो लैंड में ये अपराइट होता है, और वाटर में इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लैंड में है, लैंड में खाना कौन बनाता है? लैंड में खाना बनाता है ये प्लांट है। जैसे देखिए, प्लांट, अब प्लांट में जो उसको खाएगा वो डियर है। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाइएगा, बायोमास है जो मतलब घटते चला जाएगा, मतलब उसका वजन बायोमास। लेकिन अथी सी में आप देखिएगा कि जैसे उसका खाना बनाता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटा है, उसको खाता है जूप्लैंक्टन, और लेकिन वो उससे बड़ा है, और एट द एंडली उसको खाता है व्हेल, ये सब हो गया जो प्लैंक्टन या फिश को खाता है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाइएगा, बायोमास बढ़ते जाता है, लेकिन लैंड के कंपेरिजन में घटते जाता है। इसी कारण से लैंड में उसका बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, वाटर में इन्वर्टेड होता है। सॉरी, यहाँ पे चलिए अब नॉर्मल हम टॉपिक पे आते हैं। यूनिट, हाँ याद रखिएगा कि एनर्जी का हमेशा यूनिट डायरेक्शन होता है। द एनर्जी दैट कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉफ doesn't revert back from the solar input and the energy which passes herbivorous not come back to autotroph। यही है कि जो जैसे ऑटोट्रॉफ को खाया कौन? हेट्रोट्रॉफ। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ से? ऑटोट्रॉफ से गया हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ का एनर्जी रिबैक नहीं होगा ऑटोट्रॉफ में। अगर ऐसा होगा तो ये लॉ को इनवैलिड कर देगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा ये यूनिट डायरेक्शन होता है। और एक थी, ये भी एक लॉ है कि इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए हमेशा सोलर इनपुट हमेशा चाहिए ही चाहिए, ताकि एक एनर्जी हमेशा एक यूनिट डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। As we move passively through the various tropical level, it is not longer available at the previous level of secondary. The energy available each tropical level get diminished progressively due to loss of energy initial level। वही बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कमता जाएगा। Another interaction aspect
aspect the food chain, how unknowingly goes harmful chemical enter our body through the food chain। ये यहाँ पे है कि बताया गया है कि केमिकल ये सब के बारे में कि 10% जैसे कोई भी फर्टिलाइज़र ये सब हम लोग डालते हैं प्लांट में, तो उसका कुछ कुछ केमिकल कैरी ऑन होते चला जाता है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में। वही है केमिकल इंटर इन आवर बॉडी। One of the reason use of several pesticides and other chemical to protect our crop from disease pest. These chemical are either washed down into the soil or into the water bodies from the soil. These are absorbed by the plant along with water and mineral and form the water bodies these back to the aquatic plant। वही बात है कि जैसे हम पेस्टिसाइड ये सब लैंड या सॉइल में डालते हैं ताकि कीट ये सब मर जाए, लेकिन उसका कुछ कुछ प्लांट भी एब्जॉर्व कर लेता है और जब हम खाते हैं तो वही पेस्टिसाइड खाना में के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ये इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इसी कारण से हम जब देखते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज वाला खाना लोग कम कर दिया है और ऑर्गेनिक के तरफ ज़्यादा आज के समय में ज़्यादा लोग जा रहा है, यही कारण से। जैसे देखिए सनलाइट ये एनर्जी प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर को कितना परसेंट, 1% करता तो है, लेकिन प्रोड्यूसर कितना एक्वायर करता है 1%। और इसका जो भी खाना बनाया लेट से उसका 10% इसमें जाएगा, ओनली 10%, और इसमें इसका सिर्फ 10% जाएगा। और टॉप कार्निवोर इसका बायोमास बहुत कम होगा कंपेरेटिवली प्रोड्यूसर का। आगे देखते हैं एंड एनिमल these are only way in which they enter in the food chain as these देखिए जैसे वही है कि केमिकल है कि एक फूड चेन में ही आ सकता है। जैसे प्लांट में केमिकल है, लेट से पेस्टिसाइड डाले और प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके थ्रू इसमें भी जा सकता है, इसके थ्रू इसमें भी जा सकता है, इसके थ्रू इसमें भी जा सकता है। और प्लांट को खा रही है मेढक से स्नेक में भी जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा। तो यही है केमिकल सब फूड चेन से फूड वेब में फैल जाता है। ये टूटता नहीं है एंड देट एक्यूमुलेटेड प्रोसेसिवली एट ईच टॉपिकल लेवल। जिसे हम लोग बताया एज द ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये आप बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं लाइन कि व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। ये आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे जाता है केमिकल एक्यूमुलेट होते जाता है, और टॉप कार्निवोर जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग जब वो खाएगा वो प्लांट या एनिमल जो भी, तो उसमें पेस्टिसाइड्स का और जो केमिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण हम लोग का इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हाउ डू आवर एक्टिविटी इफेक्ट द इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग का जो नॉर्मल दिनचर्या है उसमें क्या क्या करते हैं जिसके कारण इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मेजर कारण है ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स डिप्लीटेड। मतलब ओके, ओजोन एक गैस है। ओजोन बनता कैसे है, देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन में जब एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो ओजोन बनता है। यहाँ पे लिखा है ओजोन इज ए मोलिकुलर फॉर्म बाय थ्री ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन अगर O2 में ऐड होगा तो ये ओजोन बनाएगा। ओजोन बाबू नॉर्मली बनता है, नॉर्मली भी बनते रहता है, लेकिन करेंटली टाइम में बनने से ज़्यादा टूट रहा है, इसी कारण से ये हार्मफुल है। ये बनने में बहुत टाइम लगता है, आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है हायर क्लासेज में। while O2 which are normally referred to as oxygen is essential for all the aerobic form of the life। यहाँ पे कहा गया कि ऑक्सीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ओजोन इज डेडली पॉइजन। देखिए यहाँ पे कहा गया कि ओजोन खुद एक जहर है इस लाइन के अनुसार। हाउएवर एट हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन। ओजोन का नॉर्मली ओजोन आप इनहेल कीजिएगा तो आपके बॉडी के लिए डेंजरस है, लेकिन ओजोन एक बहुत एसेंशियल फंक्शन करता है जो कि है यूवी जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से आता है उसको फिल्टर करता है।
these radiation is highly damage or damaging to the organism. For example, it is known to cause skin cancer in human. जैसे डायरेक्ट अगर आप यूवी रेडिएशन के अंदर में आ जाइएगा तो इसके कारण से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ओजोन क्या करता है कि वो यूवी को फिल्टर करके जो अच्छा सनलाइट है वो धरती पे भेजता है। ओजोन एट हायर ट्रॉपिकल लेवल एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस यूवी रेडिएशन एक्टिंग product of radiation acting on ozone molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecule of oxygen into free oxygen atom time। जैसे O2 है, इस पे यूवी पड़ा। यूवी क्या है कि एनर्जी कहीं आती है तो इसके कारण O2 मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम में टूट जाता है। यहीं पे बताया गया है द अमाउंट ऑफ ओजोन एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप्स शार्पली इन 1980। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे हम लोग फ्रिज में होता है CFC एक गैस है जिसके कारण से हमारा ओजोन का डिप्लीशन बढ़ते जा रहा है। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड विद सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूजिंग रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये CFC यूज होता है रेफ्रिजरेटर में और फायर एक्सटिंग्विशर में, इसके कारण से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अब तो CFC पहला फ्रिज ये सब नहीं आता है, पहले आता था। इन 1987 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीड इन द फॉर्मिंग एन आर्गूमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। डेट याद रख सकते हैं, ऐसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर द ऑल मैन्युफैक्चर कंपनी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए जैसे मैंने कहा कि अब करेंटली 1896 के बाद जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो CFC पे कंट्रोल लगाए, और अभी जो भी रेफ्रिजरेटर है या जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो बिना CFC के ही आ रहा है। मैनेजिंग द गार्बेज एंड बी प्रोड्यूस। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे गार्बेज भी बहुत साइड इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे, भी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। जैसे कोई भी गार्बेज हम लोग फेंकते हैं तो उसमें से स्मेल आता है, वो जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करता है, जो आसपास के ऑर्गेनिज्म है उसको मार देता है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट ए लॉट्स ऑफ मटेरियल। बहुत सारा मटेरियल, जैसे हम लोग आजकल पैकेट वाला फूड खाते हैं, जो भी पैकेट का सामान खाते हैं या नॉर्मल सब्जी ये सब भी खाते हैं, तो उसका जो वेस्ट पार्ट है वो हम लोग फेंकते हैं। इसके कारण से गार्बेज प्रोड्यूस होता है। डैट वी थ्रो अवे, हम लोग बाहर फेंकते हैं। भाट आर द सम ऑफ दिज वेस्ट मटेरियल। भाट हैपन आफ्टर बी थ्रो इट। यहाँ पे है कि हम लोग जैसे फेंक दिए उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे लीफ हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब तो लेट से गल जाता है और डिकम्पोजर के द्वारा। लेकिन बाबू प्लास्टिक, आयरन जो भी है प्लास्टिक, तो समझो मतलब बहुत कम ही गलता है, गलता ही नहीं है बहुत लॉन्ग टाइम। इसका मेनली 500 साल के बाद रिजनरेट होता है, तो ये तो इन्वायरमेंट को ख़राब किया। आयरन भी देखिए, आयरन का भी ऑक्साइड बनाता है, तो अगर हम सॉइल में फेंक देंगे तो इसका ऑक्साइड है जो सॉइल का फर्टिलिटी ख़राब, सॉल्ट है इसको फर्टिलिटी ख़राब करता है। तो यही सब है। आगे हम लोग देखते हैं। वी हैव सीन इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उनके लाइफ प्रोसेस में हम लोग देखे दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। हैव यू इवन वंडर व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरी फूड वी ईट। ये क्वेश्चन है कि हम लोग का शरीर में खाना तो तोड़ता है एंजाइम, लेकिन सब खानों को क्यों नहीं तोड़ पाता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया है आगे। एंजाइम आर दी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड टू बी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस। मतलब हर चीज़ को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यही है कि खाना तो हम लोग खाते हैं तो तोड़ता तो सब एंजाइम है, लेकिन हर खाना को हर एंजाइम नहीं तोड़ सकता है। जैसे हम लोग खाते हैं मीट है, और इस वेजिटेबल को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम है, और जो मीट ये सब खाते हैं उसके लिए अलग एंजाइम बनता है। डैट इज वाई वी विल नॉट गेट एन एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। यहाँ पे एक फनी सा लाइन है कि जैसे हम लोग
कोल खाएंगे, कोल मतलब कोयला, कोयला को खाएंगे हैं तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए हम लोग के पेट में एंजाइम ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट। क्योंकि देखो बाबू, प्लास्टिक को तोड़ने के लिए उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए और बहुत मतलब ना के बराबर एंजाइम बनता है। इसी कारण से जो बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक को नहीं तोड़ पाता और सेप्रोफाइट जो सड़े गले पे काम करता है वो भी नहीं तोड़ पाता प्लास्टिक को। दिस मटेरियल विल एटेड upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment they persist for a long time। देखो इसको डिकम्पोज करने के लिए तो बहुत गर्मी दे दो या बहुत प्रेशर दे दो, लेकिन नॉर्मल हम लोग धरती पे इतना तो कर नहीं सकते हैं। इसी कारण से ये बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। सब्सटेंस दैट ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट लाइन है। डिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है? जो नॉर्मली बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा टूटा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको पढ़ देना, ये लाइन को याद कर लेना या हाईलाइट कर लेना। एनसीईआरटी में ये आ सकता है कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आंसर होगा सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसी का एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे लीफ हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल का जो भी सड़ा गला है वो सब टूट जाता है, वो सब हो गया बायोडिग्रेडेबल में। हाउ मेनी सब्सटेंस यू बरीड बेयर बायोडिग्रेडेबल, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये भी आप याद कर सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है और जो कौन है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यहाँ पे ये लाइन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दिस सब्सटेंस मे बी इनर्ट एंड persist इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे हार्म वेरियस इकोसिस्टम। जैसे देखिए प्लास्टिक रहेगा तो ये जानवर को भी खराब मार सकता है, जो इसको खाएगा। ये जो जहाँ पे रहेगा सॉइल में रहेगा तो सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। वहीं क्या है कि अगर ये जो नहीं टूटता है वो सिर्फ एक को नहीं, बहुत सारे पूरा मतलब इकोसिस्टम को हार्म करता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो अपन कर सकते हैं, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हेप्स ऑफ द गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब कह रहा है कि आप अपने शहर में घूमिए और गार्बेज मतलब कूड़ा का पहाड़ कह सकते हैं उसको देखिए। विजिट एनी प्लेस टूरिस्ट इंटरेक्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस विथ एम्प्टी एंड फूड रैपर्स। वही है जो नॉर्मल पैकेट फूड है उसका रैपर है, बिका हुआ हमको मिल जाएगा। इन रियल क्लासेस वी हैव टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम डीलिंग विथ गार्बेज डेट बी जनरेटेड लेसर। वही है, डीपली में आपको इसको अथी कर सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसका देखिए एक्टिविटी से भी सवाल आ सकता है, पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे है व्हाट आर ओजोन एंड हाउ इट्स अफेक्ट इन एनी इकोसिस्टम। यहाँ पे वही लिख सकते हैं कि ओजोन है एक, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3। ये हायर एल्टीट्यूड पे रहता है और वो साफ करता है, यूवी रे को नहीं आने देता है। यहाँ पे उसका कुछ सवाल है, जैसे यहाँ पे बीच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। जैसे ग्लास है, ग्लास एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फ्लावर और लेदर भी ना कह सकते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे ग्रास वुड प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फ्रूट पील्स मतलब फल का छिलका। केक और लाइम जूस, केक वुड और ग्रास में भी शायद इसका आंसर होगा। यहाँ पे में भी 3 होगा इसका आंसर, जो भी आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। आगे बाबू क्वेश्चन ना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय। होप अच्छा से आप लोग तैयारी कीजिएगा।